सिलेबस पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो सिलेबस हमने शुरू किया है उसके अकॉर्डिंग आज हमारी जो बुक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी की बुक है आपकी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी की बुक है। और इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो आपका सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, प्लस जो एमसीक्यूज हैं पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। और मोस्टली जो अपना फोकस रहेगा वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा प्लस जो आपका डीएसएसबी की जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर करेंगे, केवी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो एमएससी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें भी हम इसको कवर, उन क्वेश्चंस को भी हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो सके यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो एक बार आप देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जो इसी बार साल जोड़ा गया है, जो 2022 की जो एग्ज़ाम हुई है दिसंबर में उसमें ही इसको जोड़ा गया था, उससे पहले ये बुक नहीं चलती थी। और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम उसको और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप इसमें जो अभी फिलहाल सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा कवर कर लेंगे, दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड का है वो और कवर कर लेंगे हम दोनों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो पढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में कोसी-रीमान इक्वेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, और कोसी-रीमान के बाद में यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं और कन्फॉर्मल मैपिंग हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड में जो एक्स्ट्रा टॉपिक रह गए हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे आगे की क्लासों में, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। मैंने कुछ अच्छे नोट्स बना रखे हैं, जो मैंने एग्जाम दी थी उससे नोट्स मैंने बनाए हैं, उस सारे नोट्स को हम स्टडी करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में नोट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये चैप्टर 3 है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है उसके अंदर, और इसमें आपका पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का फलन। जो टॉपिक है आपके पास में वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फलन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको आप एक बार समझ लो, जिनको नहीं पता है वो एक बार क्विकली देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड से इसको डिनोट करते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई जो है आपके पास में वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक्स और वाई जो है वो दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर से आते हैं। आइटा है उसकी वैल्यू √-1 होती है, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो अब इसका जो पहले वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ये एक वास्तविक भाग है जेड का। और आइटा वाई जो होता है इसको हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IMG लिख सकते हैं इसको, इमेजिनरी शॉर्ट में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब होता है काल्पनिक भाग है ये जेड का। जेड एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको समझ लेना है। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एक फंक्शन बना दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फलन कहेंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन कहेंगे। तो यहां देखो आप इसमें देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखी है कि यदि किसी क्षेत्र Z में प्रत्येक मान के लिए W के एक या अधिक निश्चित मान हो तो WZ का सम्मिश्र फलन यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर ZW इज इक्वल टू यहाँ पर FZ से इसको डिनोट करेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू FZ से इसको डिनोट कर सकते हैं। और Z क्या होता है आपके पास में, X प्लस आइटा वाई होता है। e⁻Z। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है e⁻Z, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप e⁻x प्लस आइटा वाई, एक ही बात है दोनों। और 1/z², ये भी क्या है आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और यहाँ पर और z³ है। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, ये सारे जो आपके पास में है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यानी सम्मिश्र फलन है, ठीक है। यहाँ पर जो सम्मिश्र फलन होगा आपका
जो W है आपके पास में, W इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u एक्स वाई, एक ही बात है यहाँ पर, u जो है आपके पास में यानी u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई ऐसे लिखेंगे, और u एक्स वाई जो है आपके पास में ये है रियल पार्ट है, यानी ये वास्तविक भाग है फलन का, और रियल पार्ट ऑफ W यानी वास्तविक भाग है, और v जो है आइटा v ये एक काल्पनिक भाग है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ W। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपके पास में, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी ऐसे फलन अब हमारे पास होंगे जिनका एक ही मान अगर हो तो उनको हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड यानी एक मानी फलन। अगर एक से अधिक मान है तो इसको हम कहते हैं बहुमानी फलन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कोई ज्यादा यहां पर सोचना नहीं है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी यदि z के प्रत्येक मान के लिए w के फलन एक मान हो या w हो तो z के सिंगल वैल्यूड फंक्शन या यूनिफॉर्म फंक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका सिर्फ एक ही मान अगर हमें प्राप्त होगा, w का केवल एक ही मान, यानी ये जो w आपका फंक्शन है, फलन है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर स्क्रीन पर, इसका अगर एक ही मान अगर मुझे प्राप्त होता है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एक मानी फलन या यूनिफॉर्म फंक्शन या फिर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक ही बात है। अगर इसके एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर मल्टी वैल्यूड फंक्शन यानी बहुमानी फलन। ये क्या कहलाएगा, बहुमानी फलन कहलाएगा अगर एक से अधिक मान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये लाइन जो है, नोट ये याद रख लेनी है आपको कि प्रत्येक सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी एक मानी फलन बहुमानी फलन का एक ब्रांच होता है, यानी एक शाखा होती है। एक बहुमानी फलन जो है उसी का एक शाखा के रूप में ही वो सिंगल वैल्यूड यानी एक मानी फलन होता है, ये याद रखना है। अब देखिए अगला टॉपिक है अपने पास में यहाँ पर जो है जिसको हम कहते हैं पाथ। यहां हम इसको देखेंगे पाथ क्या होता है, इसको समझिए। देखिए एक पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास हम करेंगे कि पाथ ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। देखिए अगर यहां आप देख पा रहे हैं नोट्स में, उम्मीद है मुझे आप देख पा रहे होंगे, देखो कि अगर कोई भी फलन, जैसे इसमें आप देखेंगे कि कोई भी फलन z है और उसके जितने भी बिंदु है उसको मिला दे अगर, और जो वक्र प्राप्त होगा, मिलाने से जो वक्र प्राप्त होगा वो वक्र जो है वो उसका पाथ कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में अगर आपने एक सर्कल बना दिया सपोज करिए, ठीक है, तो अगर ये सर्कल मेरे पास में है तो ये सर्कल भी क्या कहलाएगा, एक, जैसे अगर इसका एक w इज इक्वल टू एफ जेड एक, ठीक है, ये है आपके पास में, या इसको मॉडुलस ऑफ z हम लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है, यानी एक वर्त का इक्वेशन है। तो वर्त एक्चुअल में क्या हो गया आपके पास में, एक इसका पाथ हो गया, इसका वक्र बन गया। ठीक है, तो ये पाथ ऑफ ए सर्कल, यानी इसके जितने भी बिंदु यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर हमें मिलने वाले हैं, देखो इस तरह से जितने भी बिंदु इस पे परिधि पर मिले, इन सबको मैंने मिला दिया। इन सबको मिलाने से जो मेरे पास में वक्र बना है वो वक्र ही क्या कहलाता है, असल में यहाँ पर आपके पास में एक पाथ इसका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला टॉपिक है आपके पास में लिमिट। देखो बेसिक चीजें थोड़ी समझ लें अगर हम, तो जो मेन टॉपिक है उसको समझने में फिर आसानी हो जाती है, तो बेसिक टॉपिक हमें समझना जरूरी है। अगला देखो आपके पास में आता है जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट यानी सीमा, जो हमने 12th क्लास में टॉपिक पढ़ा है वैसा ही टॉपिक यहां पर है, पर वहां पर हमने पढ़ा था वो दूसरे फंक्शन यानी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, यहां हम उसको पढ़ेंगे सम्मिश्र फलन के ऊपर। तो देखो सीमा हम कैसे ज्ञात करते थे, आपको पता है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट याद करते थे, हमें ज्ञात होगा आपको। तो जैसे कि मान लो हम लिमिट लगाते थे, लिमिट x टेंड्स टू a लगाते थे f(x) और इसका मान निकालते थे, तो fa इसका मान हमें प्राप्त हो जाता था, आपको याद होगा 12th क्लास में है। अब इसमें जब हम सीमा का मान रखते थे तो हमें ध्यान क्या रखना होता था कि कोई भी अनिर्धारीय रूप नहीं आए। ठीक है, तो यहां भी बिल्कुल वही प्रोसेस आपका रहेगा, वही तरीका यहां पर है कि जो अनिर्धारीय रूप है, अनिर्धारीय रूप कौन कौन से थे, जैसे 0/0 आपके पास, इनफाइनाइट बटे, यहां लिख देता हूं मैं, यहां दिखेगा नहीं शायद आपको, यहां लिख देता हूं, तो जैसे 0/0 आपके पास है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है,
ठीक है, और ये 0 आपके पास में गुणा इनफाइनाइट है, आपके पास में 1 टू पावर इनफाइनाइट है, 0 की पावर इनफाइनाइट है, 0 की पावर यहाँ पर आपके पास में इस तरह के जो आपके पास में अनिर्धारी रूप आते थे जो हमने पढ़े, ये अनिर्धारी रूप नहीं आने चाहिए। जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर भी तो आपके पास में अनिर्धारी रूप नहीं आने चाहिए। अगर अनिर्धारी रूप नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीमा का मान प्राप्त हो जाता था, लिमिट का मान हमें मिल जाता था। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि जैसे अब यहाँ पर अपने पास में वास्तविक फलन नहीं होकर के क्या होगा, एक z होगा, यानी z माइनस जेड नोट अगर आपके पास में इस तरह से है कोई फलन, उसका मान जो है आपके पास में 0 से बड़ा होगा और डेल से छोटा होगा। डेल यहाँ पर क्या है, डेल एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत छोटी है बट पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जैसे मेरे पास में एफ जेड है और लिमिट यहाँ पर लगी हुई है जेड टेंस टू जेड नोट है आपके पास में और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो इसके लिमिट का मान निकालेंगे तो इसमें कोई अनिर्धारी रूप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा ही हम जेड नोट स्क्वायर लिख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ सकते हैं हम इसको। थोड़ा सा देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें भाई, है ना। देखो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, और आपकी कोई डाउट हो क्यूरी हो तो वो भी मुझे बता दें तो मैं उसको अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। देखो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जो मेरे पास में है कि लिमिट z टेंस टू आयटा है आपके पास में, और ये है 3z टू पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 है, और अपोन में है आपके पास में यहाँ पर z माइनस आयटा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अगले पेज पर करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर सॉल्व होगा नहीं, चलो कर लेते हैं एक बार, तो चलो देखते हैं फिर। देखो अब जैसे इसमें आप आयटा रखते हो तो आयटा की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 आ जाएगा, आयटा की पावर 4 यानी 3 लिख लेता हूं मैं, माइनस आयटा क्यूब का मतलब क्या होगा आपके पास में यहाँ पर माइनस आयटा आ जाएगा, तो माइनस आयटा मतलब प्लस 2 आयटा आ जाएगा, और माइनस आयटा का स्क्वायर यानी z टेंस टू आयटा है तो आयटा स्क्वायर आप लिखोगे, आयटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, माइनस का 2 आयटा आ जाएगा आपके पास में, प्लस का 5 है, और अपोन आ जाएगा आयटा माइनस आयटा। तो देखो ये क्या हो गया 5 और ये 8 और ये 0/0 फॉर्म आ गई मेरे पास में, तो ये क्या आ गया, अनिर्धारी रूप आ गया। तो ये अनिर्धारी रूप आ गया, तो इसलिए हम इसको अब ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो आप याद करो जब हम 12th क्लास में लिमिट पढ़ते थे, 12th क्लास का जो टॉपिक हमारा है लिमिट पढ़ने का, तो लिमिट जब हम सोल्व करते थे तो उस टाइम जब अपने पास में अनिर्धारी रूप आ जाता था तो हम फिर फंक्शन को कैसे सोल्व करते थे, ठीक है। तो हम उसका क्या तो सरलीकरण करते थे, याद होगा आपको, या तो हम उस फंक्शन को क्या करते थे, सरल करते थे, या फिर हम उस फंक्शन को क्या करते थे, यहाँ पर आपके पास देखो कि जैसे ही हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आता था, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार दूसरे पेज पर। देखो जब भी अपने पास में अनिर्धारी रूप आ जाता था, आप एक बार याद करो, मुझे बताओ कि ये है अपने पास में क्वेश्चन, लिमिट z टेंस टू आयटा है 3z टू द पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 5, और अपोन में है आपके पास में z माइनस आयटा। तो देखो जैसे ही हमने इसमें लिमिट का मान रखा, सीधा सीधा लिमिट का मान रखने पर क्या मिला हमें, 0/0 रूप मिल गया, यानी अनिर्धारी रूप मिल गया। तो जब ये अनिर्धारी रूप आ जाता था तो हम क्या करते थे, आप सोचो, या तो हम उसको सरल करते थे या उसका परिमेयकरण करते थे, ठीक है, या फिर हम उसको क्या करते थे, यहाँ पर उसका प्रसार कर देते थे, ठीक है, ये अपने पास में मेथड होते थे, या फिर हम उसको क्या कर देते थे, लास्ट में कुछ नहीं होता था तो हम क्या करते थे, डीएल रूल लगाते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अंश का अवकलन कर दो और हर का भी अवकलन कर दो, यानी न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का दोनों का डेरिवेटिव कर दो आप, ठीक है, अंश की जगह डेरिवेटिव कर दो, हर की जगह डेरिवेटिव कर दो, यही करते थे। तो वही काम यहां पर हम करेंगे, अनिर्धारी रूप से बचने के लिए z टेंस टू आयटा है, इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 12z क्यूब बन जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 6z स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस का ये 16z हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा कांस्टेंट, और अपॉन 1 आ जाएगा, आयटा 0 हो जाएगा। अब की बार हम रख के देखते हैं क्या अभी भी अनिर्धारित रूप आ रहा है क्या। आयटा रखो, आयटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयटा, तो 12 का आयटा आ गया माइनस का, ठीक है। आयटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का 16 आयटा आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और अपॉन में 1 है ही। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास में 16 में से 12 जाएगा, यानी 12 माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 4 आयटा, और ये प्लस का आ जाएगा 4। तो यहां आप देखो कि कोई अनिर्धारित रूप नहीं है, तो इसका मान क्या आ गया, लिमिट का ये आ गया। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीजें हैं, आराम से समझ में आने वाली चीजें हैं। देखो एक और लेता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार वापस से हम चलते हैं उसी पर, अपने टॉपिक पर। तो यहां देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखो स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चन हमने लिया है उसका पर्पज ये था समझना कि लिमिट का हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग वैसे ही होगा जैसे हम पहले करते आए थे, कोई यहाँ पर नया चेंज नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास में अब x नहीं आएगा, जैसे एक्स वाई आते थे पहले, एक्स वाई की जगह z आएगा। z क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है जो x प्लस आयटा y से डिनोट होती है, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं जो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उनको। देखो जो छोटी क्लास में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, याद होगा, वही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट, उनको और समझ के चलते हैं साथ में हम। देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ के यहां पर हम चलने वाले हैं। देखिए सीमा के गुणधर्म, सीमा के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज, सीमा के यहां पर गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो देखो हमने पढ़ी थी वही यहां पर यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास में, लिमिट लगी हुई है यहां पर z टेंस टू z नोट, मान लो लिमिट आपकी लगी हुई है। अगर दो फंक्शन है fx और gx, चाहे वो फंक्शन दोनों प्लस में हो या माइनस में हो, उन दोनों पर अगर एक साथ इकट्ठा लिमिट लगी हुई है तो दोनों पर हम सेपरेटली यहां पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यानी लिमिट z टेंस टू z नोट fx या fz लिखते हैं यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे खुद को, ठीक है। और लिमिट z टेंस टू z नॉट gz, इस तरह से दो अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। एक ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी थी z से z नॉट, अगर मेरे पास में एक फंक्शन है fx और gx, दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों पर सेपरेटली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है 12th क्लास में वही से मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास में दो फंक्शन है आपके पास में और दोनों ही एक भिन्नात्मक रूप में है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है, fz अपॉन gz है, तो इस पर भी हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं, यानी fz और अपॉन यहाँ पर लिमिट z से z नॉट और gz, अलग अलग लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। मैंने नोट्स में भी इसको कवर कर रखा है, आप यहाँ देखोगे, देखो नोट्स में भी मैंने इसको कवर कर रखा है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो आराम से। बस एक ये आपको याद रखना है छोटी सी बात, कि जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें z0 जो है, जहाँ पर वेयर gz जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर ये जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज लेके चल रहे हैं। अगली देखो यहाँ पर, अब लिमिट कवर हो गए हैं, यहाँ पर लिमिट के आप क्वेश्चन जो है वो कर लें। यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी है। लिमिट के बाद में आता है कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी है 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी, वैसे ही यहाँ पर हमने पढ़ेंगे सातत्यता कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्यता। सातत्यता जो हमने पढ़ी थी
ट्वेल्थ क्लास में हमने कैसे पढ़ी थी, याद होगा आपको कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सतत है, तो हम क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे। तीन चीजें निकालते थे और तीनों को बराबर कर देते थे। तीनों अगर बराबर आ जाती थी तो हम कह देते थे कि भाई ये फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है वो सतत है। आपने पढ़ा होगा, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपने जरूर पढ़ा होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो हम क्या करते थे, दाईं लिमिट निकालते थे, बाईं लिमिट निकालते थे और फलन का मान निकालते थे। तीनों अगर बराबर आ जाती थी तो हम ये कह सकते थे कि जो दिया गया फलन है वो सतत है उस बिंदु पर। तो यहां पर हम सततता की जांच कैसे करेंगे, इसका हम इस तरह का मेथड यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम यहां पर यूज करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि कोई भी फंक्शन का जो मान दे रखा है वो हम उसमें रख देंगे। अगर वो मान सारे बराबर आ रहे हैं तो वो फंक्शन, उस पर दिया गया फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर जो मैंने ले रखा है नोट्स में, कि एक फंक्शन आपके पास में है एफ जेड। ये होता था आपके पास में जेड स्क्वायर है, जेड इज डज नॉट इक्वल आयटा, आयटा के बराबर नहीं है, और ये जीरो इसका मान होगा जब ये आयटा के बराबर है। ये आपको दो स्टेटमेंट यहां पर दे रखे हैं, कथन। अब ये कह रखा है कि ये आपको बताना है जेड इज इक्वल टू आयटा पर सततता की जांच करनी है कि सतत है या नहीं। सततता की जांच हमें यहां पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये मान इसमें सीधा ही रख देंगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर भी है, यानी लिमिट क्या है आपके पास में, लिमिट लगाते हैं जेड टेंस टू आयटा। तो आयटा अगर इसमें रख देता हूं तो आयटा स्क्वायर आएगा और आयटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो यहां पर देखो एक मान तो आ रहा है 0 जो आयटा पर है और एक आयटा रखने पर -1 आ रहा है, तो दोनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। दायां लिमिट और बायां लिमिट दोनों बराबर नहीं है, दाईं सीमा बाईं सीमा का मान बराबर नहीं है, अतः ये सतत नहीं होगा। ये याद रखना है। देखो छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था समझने के लिए, सीधा ही मान रखेंगे क्योंकि हम पूरा जो पुराना मिला मेथड है उससे नहीं करेंगे, सीधा ही मान रख करके हम देख लेंगे कि सतत है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक एक छोटा सा है, उसको भी हम कवर करके चलेंगे, वो है आपका कॉम्पैक्ट सेट। यहां पर कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, यहां पर देखो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे कॉम्पैक्ट सेट नोट्स में, कि एक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप चिंता मत करो। नोट्स सारे मैं टेलीग्राम पर जो पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर एक सतत सहत समुच्चय यानी कॉम्पैक्ट सेट सतत प्रतिबिंब, उसका सतत प्रतिबिंब भी क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। यदि एफ जेड एक सहत समुच्चय यानी कॉम्पैक्ट सेट है में सतत है तो वह एस में एक समान सतत होगा। यानी कॉम्पैक्ट सेट में इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहत समुच्चय। सहत समुच्चय में अगर सतत है कोई फलन तो वो एक समान रूप से सतत होगा, ठीक है। ये याद रखना, छोटी बातें हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं पर हम कवर करके चलेंगे। अगला टॉपिक आता है अपना डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अगला टॉपिक क्या है अपना, डिफरेंशिएबिलिटी है यानी अवकलनीयता। अब हम पढ़ेंगे इसमें अवकलनीयता की। अवकलनीयता के लिए ये जो सूत्र है आपको याद रखना है कि अगर कोई W यहाँ पर एफ जेड डी में अगर अवकलनीय है तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। और इस ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में जो मैं आपको भी दिखाऊंगा MCQ, कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट एफ यहाँ पर जेड नोट प्लस, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे हम 12th क्लास में एच लेते थे याद होगा, उसकी जगह डेल जेड लिया है, डेल एक्स लेते थे याद होगा आपको, वैसे ही लिया है, कोई अलग चीज नहीं है। एफ यहाँ पर जेड नोट ले रहे हैं तो जेड नोट ले लेंगे और अपॉन यहाँ पर डेल जेड या डेल जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट लिख लेंगे, ठीक है। ये हमें प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है भाई, सिंपली ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले रखा है, सिंपली इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू पावर n है आपके पास में, और ये सर्वत्र अवकलनीय है, ये जांच करनी है आपको कि ये सर्वत्र अवकलनीय है।
अवकलनीय है या नहीं है वो अभी पता चल जाएगा कि एफ डैश जेड जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या था, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, इसी फॉर्मूले में इसको रिप्लेस कर दीजिए, आप रख दीजिए यहाँ पर। तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, यहाँ पर है आपके पास में जेड प्लस डेल जेड टू पावर n लिख लेते हैं क्योंकि जेड की पावर n है, फलन में दे रखा है, माइनस जेड टू पावर n अपॉन डेल जेड। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमने द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, बाइनोमियल थ्योरम, आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय हमने पढ़ी है। उस द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम से हम इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। और a प्लस बी टू दी पावर n का प्रसार हम कैसे करते थे, याद होगा, nc आपके पास में यहाँ पर है ncn, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। इस तरह से ये जो प्रसार है वो चलता रहता था, आपको याद होगा, पढ़ा था हमने। और लास्ट में आता था ncn b टू दी पावर n, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, a प्लस डेल जेड टू पावर n का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रसार कर देंगे। बहुत सिंपल सा साधारण सा काम है जो हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखो आप, आपके पास में z प्लस डेल जेड है और ये चले आ रहा है, और माइनस यहाँ पर है आपके पास में z टू पावर n अपॉन डेल जेड। तो इसका यहाँ पर प्रसार हम करेंगे तो ये z टू पावर n आ जाएगा मेरे पास में, प्लस फिर अगला आएगा मेरे पास में, अगली टर्म आएगी n इंटू nc1 आएगा। nc1 क्या होगा आपके पास में, n ही होगा ओनली, और z की पावर में से एक कम हो जाएगी और डेल z आ जाएगा। फिर अगला आएगा n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ncr से हम प्रसार करते हैं, याद होगा आपको, ncr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, वही मैंने यहाँ पर काम में लिया है। इस तरह से चलता रहेगा, माइनस जेड टू दी पावर n है और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में z डेल z। तो ये z टू दी पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास में ये जो पावर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी जो पहले वाले पद से, तो आपके पास में यहाँ पर बचेगा n z टू दी पावर n माइनस 1। ये आपके पास में इसका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अवकलनीयता है तो इसका मान हमने इजिली प्राप्त कर लिया अवकलन करके या अवकलनीयता वाले सूत्र से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी मैंने चीज ली है। तो एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो एनालिटिक फंक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो एक बार इतना ही कवर करेंगे यहाँ तक आज। देखो इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ कंडीशन मैंने लिखी हुई है कि वास्तविक यहाँ पर z से z नोट और z से zx अगर वास्तविक फलन है तो उसमें सीधी सी बात है काल्पनिक भाग विद्यमान नहीं होगा। अगर काल्पनिक भाग विद्यमान नहीं होगा तो डेल z है वो डेल y जो है वो उसमें विद्यमान नहीं होगा। ये आपको कंडीशन छोटी सी है जो आपको याद रखनी है, यानी लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 डेल z बार अपॉन डेल z जो है वो होगा लिमिट यहाँ पर डेल x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल x का मान 1 आ जाएगा। ये हमें छोटी सी बात है, ये तब होगा जब आपके पास में सिर्फ वास्तविक भाग विद्यमान है। ये छोटी सी शर्त है जिसको याद रखनी है। देखो होता क्या है, z क्या होता है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, x प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। और z बार क्या होता है, x माइनस आइटा वाई होता है, इसका संयुग्मी भाग होता है, यानी इसका जो आपके पास में कॉन्जुगेट टर्म है इसकी संयुग्मी भाग है जो हम पढ़ चुके हैं ना। और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है वो भी याद रख लेना भैया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर जहां पर मिलेगा वो ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रीवियस की याद रखनी है। देखो जो 11th क्लास में अगर आपको याद नहीं है तो 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है, समिश्र संख्या, और मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर जाके देखो। बेसिक वीडियो मैंने एक बार बनाया हुआ है 11th क्लास का, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो आप जरूर एक बार जाके देखो, तभी आपको ये बीएससी वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ ली आज, इसका पर्पज ये था जो आज हमने पढ़ी है कि एक तो फंक्शन जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या होता है वो हमने पढ़ लिया,
एकमानी फलन क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए, बहुमानी फलन क्या है वो भी हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में जो सीमा है यानी लिमिट्स है, कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उस पर लिमिट्स कैसे काम करती है वो हमने पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली यानी सातत्यता पढ़ ली हमने। फिर उसके बाद में जो अवकलनीयता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो अब तक हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो हम अभी कवर करते हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखो जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन एक बहुमानी फलन है, कौन सा फलन इसमें बहुमानी फलन है जिसके एक से अधिक मान है। तो पहला एक्स स्क्वायर ये बहुमानी फलन नहीं है, एक्स क्यूब जो है ये भी बहुमानी फलन नहीं है। हाँ ये देखो ये आपके पास में एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट जेड है। अब रूट जेड जब एक तो जेड जो है वो पहले से ही क्या होता है आपके पास में एक्स प्लस, यानी यहां लिख देता हूं मैं, जेड जो होता है वो x प्लस आयटा वाई होता है, इसका रूट जब आप लोगे तो इसके बहुत सारे मान यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। तो ये वाला मान आपका आंसर आएगा। क्विकली देखते चलते हैं आगे वाला। देखो यहां पर अगला दे रखा है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड, यानी फलन एफ जेड जो है वो आपका अवकलनीय है। तो इसमें देखो कौन सा सूत्र सही है, एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस जेड अपॉन जेड नॉट, ये नहीं है सही। अगले वाला देखेंगे एफ डैश जेड लिमिट जेड से जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले हमने अवकलनीयता का सूत्र, याद रखना है। या फिर ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू जो अभी हमने पढ़ा है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो या जेड से जेड नोट, एक ही बात है, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। या तो ये सूत्र अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो भी सही है, या फिर इसी का ये एक रूप है लिमिट जेड से जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये दोनों सूत्र हैं जो हमें याद रखने हुए, अच्छे से इनको याद रख लेना भाई, ठीक है। देखो डायरेक्ट आया है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया भाई। आगे देखते हैं, जेड स्क्वायर के लिए सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है वो देखते हैं यहां पर कि यह एक सर्वत्र सतत है, बिल्कुल सही है, सर्वत्र सतत है। एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब अभी लिखा था मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वास्तविक फलन है, और वास्तविक फलन है तो ये सतत है, ठीक है। और साथ में ये क्या है कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सारे क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ये एक पॉलिनोमियल बन गया आपका। तो पॉलिनोमियल सारे के सारे क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये बात सत्य है। अगला देखो मूल बिंदु पर अवकलनीय है, बिल्कुल सत्य बात है, अगर मूल बिंदु पर आप लोगे तो 0 0 मान आएगा। और यहां पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी दायां अवकलज बराबर होगा बाएं अवकलज की, बायां अवकलज, तो दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए ये क्या होगा मूल बिंदु पर अवकलनीय भी है, तो दोनों ही सत्य हैं। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, आंसर सी आ जाएगा, इसका आंसर सी आएगा जिसमें बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, ये हम कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया है, देखो ऑप्शन जो अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले ही किया है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी किया है थोड़ी देर पहले ही कि एफ जेड इज इक्वल टू दे रखा है आपको जेड स्क्वायर है व्हेन जेड इज डज नॉट इक्वल आयटा, और 1 इसका मान होगा जब आयटा के बराबर है। तो आयटा इसमें रखोगे आप मान, यानी लिमिट जेड टेंस टू आयटा रखोगे आप, यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो यहाँ आयटा का स्क्वायर आएगा और आयटा का स्क्वायर -1 आता है, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल नहीं आएगी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान बराबर नहीं है, इसलिए आंसर आएगा डी। यहाँ पर इसमें से कोई नहीं, सतत है नहीं है, एक पर सतत है ये भी नहीं है, उपरोक्त दोनों ही गलत है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी। आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। क्या दे रखा है कि यदि एफ जेड और जी जेड समिश्र संख्याएं हैं तो असत्य कथन है। देखो अभी मैंने प्रॉपर्टी में करवाया है कि अगर दो फलन हैं, दोनों का अगर अवकलन करते हैं तो अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। अगर एक कांस्टेंट है लैम्डा, तो हमेशा जब हम अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं, तो ये भी सत्य है। जब दो फलन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका अवकलन क्या ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि जब भी दो फलन अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक को बाहर रखते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं, ऐसे ही करते हैं।
फिर प्लस आता है बीच में, पहले वाले को बाहर रखते हैं और फिर दूसरे का क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। ये सत्य होता है, तो ये गलत है भाई। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। और ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, माइनस का 1/x स्क्वायर आ जाता है, तो माइनस भी है और fx भी है साथ में, f डैश x भी है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा सी यहाँ पर, जो सी जो है वो असत्य है। ठीक है, अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगले वाला टॉपिक क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे कि एफ जेड दे रखा है यहाँ पर, एफ जेड इज इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर 2z प्लस 5 आइटा का अवकलज करिए। तो अवकलन वैसे ही करना है जैसे करते आए हम 12th क्लास में, करना है, कोई अलग नहीं करना। एफ डैश जेड क्या आ जाएगा अवकलन, 2 साइन बाहर आ जाए, 2 साइन एक्स हो जाएगा, यानी 2z प्लस 5 आइटा हो जाएगा। और साइन एक्स का फिर चेन रूल से करते हैं हम, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, कोस 2z प्लस 5 आइटा, ये आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए कोस ए बन गया, 2 साइन ए, ये क्या बन गया, 2 साइन ए कोस ए बन गया। और 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a होता है। तो वो लिख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, साइन 2 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2z प्लस 5 आइटा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ये आ जाएगा 4z प्लस 10 आइटा आ जाएगा, प्लस 10 आइटा। तो ये ढूंढो इसमें कहां पर है आंसर, यहाँ पर। और 2z का भी करना पड़ेगा, सॉरी, तो 2z का 2 और बाहर आएगा, 2z का भी करना पड़ेगा क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अंदर भी करना पड़ेगा चेन रूल से। 2z का 2 बाहर आ जाएगा और 5 आइटा कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो ढूंढो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखो जो टॉपिक पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी जो आपका सम्मिश्र विश्लेषण जो बुक है आपकी बीएससी की, उसके हमने कुछ पोर्शंस यहाँ पर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन को हम डिस्कस करेंगे। उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक कन्फॉर्मल मैपिंग है, उसको भी डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल।